जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कॉफ़ी विद फ्रेंड्स एंड बिल थ्रू फ्रेंड्स की सीरीज़ में हाजिर हैं। सॉरी हमें क्या कहते हैं बिल थ्रू फ्रेंड्स खैर बहरहाल ये होना ही है, होता ही है, ये मज़ाक का प्रोग्राम है। तो बंदा पुरखलूस मुखलसी के साथ मुफ्त खुरा हो ना तो अल्लाह ताला की तरफ से गैबी इमदाद हो जाती है। तो ये बहरहाल कॉफ़ी विद फ्रेंड्स एंड बिल थ्रू फ्रेंड्स एक ही बात है। तो आज हम अपने दोस्त ख़ास और इंतहाई मोहब्बत करने वाले दोस्त मुरीद बुखारी साहब के साथ हाज़िर हैं। बड़ी मुश्किल से काबू आए, इनका स्केजूल वगैरह माशाल्लाह बड़ा टाइट है और मैं कहता हूँ मैं आज हमें लोकेशन भी अच्छी मिल गई है। आपने देखा होगा लाइटिंग वाइटिंग और सारा कुछ अच्छा है। तो ये इनके इंटरव्यू की बरकत का नतीजा है कि हमें लोकेशन भी अच्छी मिल गई है। तो भाईजान वेलकम टू द शो। हमारा ये होता है कि गपशप होती है, हंसी मजाक होता है और इसी फॉर्मेट के अंदर हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जो पहलू मुझे नहीं पता होते बाज़ दोस्तों के, वो मुझे इंटरव्यू में पता चल जाता है। ओके। और बाज़ जो देखने वाले हैं हमारे मुश्तरका दोस्त, वो भी बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बेसिकली कोई फॉर्मेट नहीं होता, गपशप होती है, ठीक है। तो हमने ऑर्डर भी दिया हुआ है, साथ साथ ऑर्डर भी आएगा, खाए पिएंगे भी और आप बातें भी सुनिएगा और मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखिएगा। तो पहले भाईजान आप ये करें ना, थोड़ा सा इन्फॉर्म बताइए कि कहाँ से बैकग्राउंड है और अच्छा जी, पहले तो शुक्रिया डॉक्टर नईम, ये बहुत हम्बल इंटरव्यू अपना दे रहे हैं, हम्बल अपना तारुफ। माशाल्लाह हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मुलाकातें चंद हुई हैं लेकिन कनेक्शन हमारा काफ़ी पुराना है और इनके कहते हैं कि कुछ एडवाइजेस में अमल करके आज हम इंटरनेशनल ऑथर भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और ऐसे मुरीद बुखारी अगर देखा जाए तो वैसे तो मैं ख़ुद भी होस्ट हूँ, इंटरव्यूज़ लेता रहता हूँ, लेकिन आज बड़े अरसे बाद मतलब ये कि मुझे ये मौका मिला और डॉक्टर साहब के रेफरेंस से कि शायद कुछ बता सकूं जिसमें मतलब मैं भी सीखूं और लोगों के लिए भी सीखने के लिए हो। बैकग्राउंड ये हम्बल फैमिली बैकग्राउंड, सैयद फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ इट्स अ ब्लेसिंग के, और उसी लेगेसी को जो हमारे परदादाओं ने शायद जो छोड़ के गए हैं तो उसको कंटिन्यू करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो लेगेसी छोड़ के जाए, कि जो वो लोग तो ऐसी लेगेसी छोड़ गए जो कि एक बिल्कुल ऐसा काम जो शायद हम 2 दफ़ा भी पैदा होकर ना कर सके, लेकिन कोशिश है कि एटलीस्ट कोई ऐसी लेगेसी छोड़ जाए कि सैयद मुरीद अब्बास बुखारी अगर इस दुनिया में नहीं तो अच्छे नामों से जाना जाएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे और हम सबको और इस कायनात को बनाया, और मैं कहता हूँ ये भी अल्लाह का शुक्र है कि गूगल पे अगर आप मेरा नाम लिखें तो वो एक अच्छे नामों से या अच्छे कैरेक्टरिस्टिक से बयान करता है। तो ऑलमोस्ट पैदाइश मेरी एक छोटे से गांव फैसलाबाद की है, जैसे बताया कि हम्बल फैमिली, वहाँ से फिर ये कि तालीम की तलाश के लिए कराची पहुँचे, कराची में फिर ज़िंदगी गुजारी, पूरी एजुकेशन सारी कराची की रही। फिर कराची से हम कहते हैं कि वो हमारे ज़माने में कहा जाता था जी, जो थोड़ा अच्छा पढ़ लिख जाता था तो उसको सूदिया भेज देते थे। तो हमें भी जो है वो हम भी उसी कैटेगरी में सऊदिया पहुँच। आप लोग ये सूप नहीं पी सकते लेकिन देख सकते हैं। तो ये मुरीद बुखारी हम लोग सिर्फ हम डॉक्टर नहीं इंजॉय करेंगे और आप इसकी एक सिप को फील कर सकते हैं अगर फील करना चाहें। नहीं, ये इंतकामी कार्रवाई भी समझे कि बहुत सारे दोस्त है आप खाने पीने की फ़ोटो में उतारते रहते हैं ना, तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये ना लगाया करें, कोई बंदा देखने वाला में भूखा ही बैठा होता है। सही बात है, ट्रू। तो खास तौर पे जो रात को लगी हुई होती है। एग्जैक्टली। और मज़े की बात है, डोमिनोज पिज़्ज़ा जो आपने देखा होगा ना, कभी इसका मैसेज नहीं आया। जिस दिन जेब में पैसे नहीं होंगे, खाने को कुछ नहीं होगा, मैसेज आ रहा है। तो बहरहाल ये है कि इसको इंतकामी कार्रवाई भी समझे, इंतकामी जवाब समझें बहरहाल। तो वही फिर तलाश मार्च के लिए हम चले गए सऊदी अरेबिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ब्लेसिंग थी कि आई वाज द फर्स्ट हायर इन अ कंपनी जो कि वहाँ की बड़ी थी, फर्स्ट एशियन, फर्स्ट पाकिस्तानी, ये शर्फ हासिल हुआ। और फिर उसके बाद एक अनस्टॉपेबल जर्नी
मतलब नेटवर्क इंजीनियर से फिर सेल्स तक का सफ़र वहाँ माशाल्लाह। 1 साल में हादसाती तौर पे हुआ। और मुझे तो मतलब कहते हैं कि लोग यार आप सेल्स के एक्सपर्ट बने कैसे। मैंने कहा जी सेल्स में आया तो मैं इसलिए आया था क्योंकि वो अच्छी गाड़ी दे रहे थे सेल्स की जॉब अच्छा, मैं में। समझ गया। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप मतलब सेल्स में और टेक्निकल में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा एक तो आपको रात को जागना नहीं पड़ेगा और एक अच्छी गाड़ी मिलेगी। तो मैं फ़ौरन गाड़ी के चक्कर में सेल्स में आ गया। अच्छा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो लर्निंग वहाँ से शुरू हुई, एक नई लर्निंग का सेल्स का, लोगों से मिलना, कल्चर्स डिफरेंट, लैंग्वेजेस, और फिर करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे पहुँच गए कि जहाँ पे खुदा ने मतलब मैं कहता हूँ कि खुदा नहीं किया, हमने तो कोई कमाल नहीं किया कि मेरे लिए सेल्स डील क्लोज करना इट्स लाइक अ कप ऑफ टी। मतलब कोई भी माशाल्लाह, सेल्स। और माशाल्लाह। फिर उसके बाद फिर कंसल्टेंसी में भी जब आया मैं तो एक्वाइजिशन के बिज़नेस पे और मर्जर के बिज़नेस पे मैं कंसल्टेंट था। तो बड़ी सी बड़ी डील्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ऑन अ टेबल ऑफ कॉफ़ी और उस पर क्लोज हो जाती थी। माशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि अल्लाह की ब्लेसिंग है। कोई माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमारा तो कोई इतना कमाल नहीं है, हमने तो कोशिश अभी तक स्टिल कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और बस ये जर्नी अभी तक जारी है। माशाल्लाह। अच्छा, ये मोहित भाई हम देखने वालों को बता दें, अगर आपको ये जगह पसंद आई हो तो वाइल्ड विंग्स पे बैठे हैं F11 में। ये ग्लोरिया कौन सी कॉफ़ी शॉप के साथ है? ये है कॉफ़ी बीन, कॉफ़ी बीन्स के साथ वाली ये ओलंपस मॉल जो है उसके अंदर है। उसके अंदर है। तो अभी हमें मार्केटिंग के कोई पैसे नहीं दिए गए, ना हमें डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन क्योंकि जगह अच्छी है तो हमने कहा क्यों ना इसको प्रमोट भी किया जाए। प्रमोट किया गया। और दूसरा आते हैं इधर की तरफ, आपने हाथ दिखाया ना, ये 1 2 3, इनके पीछे क्या राज और अच्छा इनके ये, और मुझे लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे, एक तो आपको पता है वो सैयद फैमिली में हाँ, एक बिल्कुल। फोर्थ फादर्स की तरफ से भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें से 2 चीज़ें तो जाहिर है वो अब्बू की तरफ से गिफ्ट है, विरासत की तरफ। हाँ, और कुछ फिर हमें अच्छा भी लगा तो वो जो है हमने कहा। तो ये सारी चीज़ें वैसे तो अब्बू ने ही यानी कि दी है मुझे। माशाल्लाह। तो अब्बू ने दिया तो ये बजाते खुद एक तबरक हो गई ना। हाँ तबरुक, हाँ, तो आप तबरक उनकी ये कहलें पहनते हैं, तबरुक। अब्बू की याद आती रहती है और उनकी कहलें के हाँ वो अक्सर वो मैं उनको कहता हूँ अब्बू ये क्या आपने मुझे अंगूठी वाले बाबा बना दिए, मुझे अक्सर लोग दोस्त कहते हैं, लेकिन वो कहते नहीं अच्छी लगती है तुम्हारे पे। हाँ, नहीं नहीं, तो मैंने कहा ठीक है जी। माशाल्लाह। तो मुरीद भाई मैरिड है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा 15 साल का है माशाल्लाह, माशाल्लाह। और छोटा बेटा 12 साल का है। शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाभी हाउसवाइफ है? जी जी, वो बच्चों को सिर्फ वो खुद ही मतलब शी इज टेकिंग केयर ऑफ द ये थिंग्स। भी बहुत बड़ी एक जॉब होती है, वरना जब फोकस्ड हो सबसे बड़ी जॉब है, सबसे मैं बड़ी जॉब है, क्योंकि इसी के लिए हम सबको मतलब ये जो मैं कहता हूँ दुनिया में रिस्क लेता फिर रहा हूँ, जो करता फिरता हूँ, उनके पीछे उन्हीं की सपोर्ट है, वरना हम कहाँ ऐसे ही है, बिल्कुल कर ऐसे ही सकते हैं, है। उनकी ज़्यादातर सपोर्ट है। ऐसे ही ऐसे ही। मुरीद भाई ये बताइए, मैंने आपको ट्रेनिंग डिलीवर करते भी देखा है जी। और मैंने देखा आपका जो ट्रेनिंग का स्टाइल है बड़ा यूनिक है। और उसमें अब ये बताएं, अब मार्केट में मुख्तलिफ ट्रेनर्स हैं, सेल्स ट्रेनर हैं, और हमारे यहाँ ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकिंग और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग ज़्यादा मशहूर है। ट्रू। इस इंडस्ट्री में सेल्स स्किल वाले बहुत कम मशहूर हैं, इसलिए कि ये कह लीजिए ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा टेक्निकल आर्ट है। टेक्निकल आर्ट है इसमें, इसलिए इसमें ब्लफ नहीं चल सकता। ट्रू। इसमें आप कह लीजिए ये है रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग और प्रोफेशन। तो आपके ख्याल में जब आप किसी को कोई बंदा अगर मोटिवेशनल स्पीकिंग से या जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज़ हैं उससे अगर वो सेल्स ट्रेनिंग की तरफ आना चाहे, सेल्स ट्रेनर बनना चाहें, तो वो कौन कौन सी सलाहियतें हैं, स्किल्स हैं जो आप समझेंगे कि उसको अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि इस इंडस्ट्री में वो आगे बढ़ सके? देखिए सेल्स मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लिए सेल्स इज पैशन। ठीक है, मैंने जिस तरह बताया कि मेरे खून में कहीं बचपन से ही था सेल्स, क्योंकि जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ अपनी चीज़ें कि अगर आपने वो बुक जिस पर हमने जिक्र भी किया है कि उसमें अगर मेरा चैप्टर देखें तो उस चैप्टर से आइडिया हो जाएगा कि वो जो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। तो वो कॉन्फिडेंस कैरी करने के लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और सेल्स ट्रेनिंग या सेल्स की फील्ड में कुछ भी करने के लिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिकली आप जब 360 आप ओवरव्यू आपको दिया गया होता है या आप उससे जर्नी से गुजर के आते हैं, फिर आप मतलब मैं कहता हूँ कि आप बन सकते हैं। हर ट्रेनर सेल्स ट्रेनर नहीं बन सकता, क्योंकि उस ट्रेनिंग के लिए अपने आप को बेचना पड़ता है, यू नो हाउ टू सेल योरसेल्फ।
और बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जिन्होंने टीम्स रखी हुई हैं अपने आप को भी सेल करने आगे के लिए, प्रमोट करने के लिए, ब्रांडिंग के लिए। तो मैं तो इवन जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ कीनोट स्पीकिंग मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत की दुनिया में, माशाअल्लाह। और बड़े अच्छे लेवल पे की। फिर उसके अलावा अभी भी लास्टली मुझे लोग कीनोट स्पीकिंग के लिए उनके सेल्स कॉन्फ्रेंसेस में बुलाते हैं मुझे। माशाअल्लाह। और फिर ये कि जो सेल्स ट्रेनिंग का है, मैंने सेल्स ट्रेनिंग को बेसिकली इस तरह लिया कि जिनकी कंसल्टेंसी की वहीं पे फिर सेल्स को मतलब एक्सपेंड करने के लिए ट्रेनिंग्स डिज़ाइन की। अच्छा। तो सेल्स के लिए आपको ऑन ग्राउंड मैं कहता हूँ कि खेलना पड़ता है पहले। जब आपको पता हो कि आपने कहाँ छक्का चौका मारना है और किस बॉल पे शायद आपने बोल्ड होना है या हो जाना है, आपको जब ये आइडिया हो जाता है तो फिर आप आराम से जो है पूरा एक स्टेडियम सजा सकते हैं गेम मैं कहता हूँ। और फिर उस गेम को आप अपनी मर्जी से खेल सकते हैं। जैसे इनफाइनाइट आपने उसमें 700 की है, बिल्कुल। वो कहता है कि जी गेम आपके बस में नहीं है लेकिन आप खेलना आपके बस में है। मैं कहता हूँ कि अगर आप अच्छा खेल गए तो आप गेम भी बना सकते हैं। लवली लवली। मैं वेट कर रहा हूँ कि मुरीद भाई का ऑर्डर आ जाए तो फिर हम इकट्ठे स्टार्ट करें ताकि वो नहीं, आप मेरा ऑर्डर से पानी था क्योंकि मैं पीछे पी चुका हूँ बहुत कॉफियाँ जो। मैं सुबह से मीटिंग्स में हुए, आपको बताया ना, नाश्ते और ये तो आपको इजाज़त है। चलो हमारा अब ये बताएं कि सेल्स ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा नाम मशहूर हैं। जिग ज़िगलर है सेल्स ट्रेनिंग में नाम। जो मैंने सेल्स की ट्रेनिंग का थोड़ा सा शौर मुझे आया वो मैंने जो जेरार्ड को देखा था। नंबर 1 सेल्स ट्रेनर कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और उसके बाद फिर जिग ज़िगलर द आर्ट ऑफ क्लोजिंग द सेल्स। सेल्स में सबसे मुश्किल काम, हर कोई सेल्समैन बन सकता है, हर कोई सेल्स ट्रेनर बन सकता है, बट मैंने देखा सेलिंग के प्रोसेस में सबसे मुश्किल काम यह है सेल्स को क्लोज करना। यस। एक्चुअली कहते हैं ना क्लाइमेक्स जो है सेल्स प्रोसेस का वो क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग नहीं की तो सारा पीछे एंटरटेनमेंट जीरो है सारा। ये जो सेल्स की क्लोजिंग का जो आर्ट है इसमें बाज़ लोग कामयाब हो पाते हैं, बाज़ लोग नहीं हो पाते। डिफरेंस कहाँ है? एक डिफरेंस एटीट्यूड में, एप्टीट्यूड में, और आपको कितना कमांड है आपकी प्रोडक्ट पे, सर्विसेज पे, और आप कितना कस्टमर ओरिएंटेड है। मैंने बाज़ों का ऐसी डील्स की इंडस्ट्री में जो बाद में कंपनी में जाके मैंने फाइट करके मनवाई भी। अच्छा। तो क्योंकि मेरा एक जर्नी था और उनको बॉसेस को, सीईओज को पता था कि ये जो डिसीजन लेता है वो कैलकुलेशन इसके माइंड में होती है। तो वो कैलकुलेट करके ही मैं डिसीजन क्लोजिंग पे ले गया था कि क्लाइंट को, अब ज़ाहिर है क्लाइंट मेरे सामने, तो मुझे इंस्टेंट डिसीजन या उसको इंस्टेंट कोई सोल्यूशन देना है। क्योंकि अगर मैंने वो सीट छोड़ दी कल के लिए तो इसका मतलब है फिर वो गया। तो मेरी कोशिश होती थी कि ऑन द टेबल क्लोज करके जैसे आपने गैप दिया दैट्स स्ट्रॉन्ग। और उसके लिए ज़रूरी है कि बैक एंड पे जो मैनेजमेंट की सपोर्ट है उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अगर कोई आप डिसीजन ले लें तो वो उसको ऑन भी करें। उसके लिए आपने पहले अर्न करना पड़ता है वो लेवल। कि फिर आप जब उस लेवल पे अर्न, तो फिर ज़्यादा मैनेजमेंट को पता है कि यार ये अगर कोई डिसीजन करके आया है तो इसने कैलकुलेशन पीछे वर्किंग की हुई है। तो वो उसके लिए ज़्यादा थोड़ी मेहनत होती है। आपको पहले उस लेवल को खुद ही को कर बुलंद इतना, तो उस लेवल को थोड़ा सा अचीव करना पड़ता है आपको। कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आप एक सेल्समैन है, वो बहुत अच्छा सेल्समैन है, मार्केट में वो क्लाइंटेज भी बड़ी अच्छी बना रहा है, सेल्स भी बड़ी अच्छी क्लोज कर रहा है, बट समटाइम उसकी जो अचीवमेंट का प्रोसेस है उसमें सबसे बड़ी रुकावट उसका इमीडिएट बॉस या मैनेजमेंट का कल्चर होता है। तो ऐसी शक्ल में जब कभी आप देखें कि सेल्समैन जो है वो स्टक हो गया अपने इस ग्रोथ प्रोसेस में और वो फील करता है कि प्रॉब्लम बैक एंड पे है, मार्केट या क्लाइंट में नहीं है, तो उसमें क्या करें फिर उस वक्त में? देखिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्टीरियोटाइप्स तोड़ी हैं, मैं कहता हूँ। मतलब आई एम फॉर्चुनेट कह लें कि मैंने चीज़ों को अपने तरीके से चलाया है। जब एक लेवल का जब मैं चलता रहा और जब मैंने चीज़ों को कमांड में लिया तो मैंने अपने तरीके से चलाया। मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के पॉलिसीज़ को डोमिनेंट किया। सेल्स में फिर एक लेवल ऐसा आ गया था कि मैंने वाकई में, मतलब मुझे भी कभी एक्स्ट्रा लगता था कि यार एटीट्यूड में मैंने काफ़ी डोमिनेट किया है। लेकिन अगर मैं ये ना करता तो इंडस्ट्री को डोमिनेट करती। तो आपको, क्योंकि देखिए कमाऊ पुत्र जैसे हम कहते हैं ना घर में भी, तो कंपनी को कमाने वाला बुरा नहीं लगता। अगर आप
आपको निगोशिएशन, मतलब कंपनी में भी तो निगोशिएशन करनी आनी चाहिए ना आपको अपनी उसके लिए। तो अगर आप एक्सटर्नल सारा काम अच्छा कर रहे हैं और इंटरनल अच्छा नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब देयर इज अ गैप इन योर पर्सनैलिटी कि आप यार अंदर नहीं बना पा रहे आप चीज़ें, आप बाहर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आपको फिर इंटरनल वर्किंग करनी है। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि सेल्समैन इन जेन्युइन प्रोसेस, वो सिर्फ मार्केट और क्लाइंट का प्रोसेस नहीं है, वो इंटरनल प्रोसेस भी है कि आपको बॉस रिलेशनशिप मैनेजमेंट आते हो, आपको अपने कोलीग्स को साथ लेके चलना आता हो। true. अगर आपके अंडर टीम है और उसने कोई कमिटमेंट कर लिया, तो टीम और मैनेजमेंट में ब्रिज करना भी आता हो। बिल्कुल। तो एक तरह से ही आप कह लीजिए कि पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट सेल्स प्रोसेस में होती है, वो किसी और प्रोफेशन में बहुत लंबा अरसा लेता है। बहुत लंबा अर्सा लगता है। आप देख लें दुनिया के, आप बड़ी कंपनीज के अगर देखते हैं सीईओज को, हाँ जी। तो मोस्टली वो सेल्स जर्नी से ही गए हाँ, होते सही, हैं, क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट उनका एक्यूमेन होता है। दे नो द कल्चर, दे नो द क्लाइंट, दे नो द मार्केट, दे नो द इंटरनल सिस्टम। क्योंकि सेल्स वालों की हमेशा प्रॉब्लम रहती है वो फाइनेंस के साथ रहती है। तो वो जो रिलेशनशिप है, अगर उसको आपने एक बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, तो आप यू कैन अनस्टॉपेबल। और मेजॉरिटी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जैसे होटल इंडस्ट्री है, वो मैं जानता हूँ, मेजॉरिटी के जो अपकमिंग जीएम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ट्रू। क्योंकि होटल को चलाने के लिए आपको चाहिए होते हैं मार्केटिंग कनेक्शंस, बिजनेस आपने जनरेट करना। तो फाइनेंस वाले तो बैक एंड सपोर्ट पे Back-end होते हैं ना। तो मेजॉरिटी की जो जनरल मैनेजर की पोजीशन जो ऑक्यूपाई करते हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग के होते हैं। तो वो असल में मेन है ना कि इट्स लाइक 360, मैं कहता हूँ इट्स अ 360 वॉक थ्रू ऑफ ऑल थिंग्स, द रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंटरनल एक्सटर्नल। क्योंकि आप जब बाहर होते हैं तो आप कंपनी एडवोकेट होते हैं, जब आप कंपनी के अंदर होते हैं तो आप कस्टमर एडवोकेट होते हैं। तो आपका जो हमने कहा ना कि इट्स अ पैशन। और फिर नंबर्स जो है, सेल्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो आपको अपने नंबर्स, इंडस्ट्री के नंबर्स, क्लाइंट के नंबर्स, सारे नंबर्स भी आपको याद होने चाहिए। तो आपका एक तरह मैं कहता हूँ ना, वो जो एक विजन बोर्ड होता है, अगर आप सेल्स में हैं, मतलब और जो नए सेल्स में, उनके लिए मेरा यही मशवरा होता है कि आपको फिर अपना पूरा विजन बोर्ड उस तरह क्रिएट करना पड़ता है कि वो आपके ब्लड में इंडल्ज हो जाए, कि आप बात करें तो लगे कि यार बाकी इज अ सेल्स। सेल्स की ट्रेनिंग में आपने किताबें भी पढ़ी होंगी, लोगों को भी देखा होगा, तो ज़्यादा किससे इंस्पायरेशन ली? मैं आपकी इजाज़त के साथ साथ ये बिल्कुल भी करता हूँ जी। देखिए सेल्स में मैंने ब्रेन टेरेसी को मैंने पढ़ा है, उनका एक, और फिर उसके अलावा ये वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, जॉर्डन, वेरी ब्लंट, ठीक है। आजकल जैसे आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जो बादशाह है, ग्रैंड कार्डन, टेनेक्स, मतलब ये आप देखें ना कि नज़र आता है कि खुद भी वो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, स्टिल मतलब वो खुद जाके डील क्लोज कर रहे होते हैं। तो इट्स लाइक कि जो अभी तक जिंदा है और अभी तक अपने आप को सेल्स में उसने वो रखा हुआ है, तो वो हर उससे मतलब बंदे से लर्निंग जिससे भी मिलती है मैं लेता हूँ। ये अगर मैं कह सकता हूँ कि बाकी मोटिवेशनल स्पीकर वो ज़्यादा उनका स्ट्रेस होता है कि कॉन्सेप्ट डिलीवरी पे, जैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ना, जो सेल्समैन है वो सेल्स पढ़ा ही नहीं सकता जब तक सेल्स के प्रोसेस में खुद इन्वॉल्व ना हो, वो केस स्टडीज़ पिक नहीं करता, नहीं कर सकता। वो जब तक केस स्टडी खुद ना बन जाए वो डिलीवरी उसकी ऐसे नहीं होती। ट्रू, ऐसे ही है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी शख्सियत के कौन से पहलू को इधर जो आपने बुक में कंट्रीब्यूट किया, आज मैं एक्चुअली बुक लाना भूल गया, मैंने रखी हुई थी अपने बैग में कि जब आएंगे तो आपसे बैठ के बुक के ऊपर बात होगी। अब हम ये करते हैं कि किसी वक्त टाइम निकाल के बगैर तकल्लुफ़ के बुक को रख के सामने फिर तो एक छोटा सा एपिसोड इंग्लिश में बुक के लिए रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि वो अभी हम चाहेंगे जो उर्दू स्पीकिंग सुनने वाले हैं वो मुझे बताएं कि वो जो यूके से बुक छपी है एवरीथिंग स्कूल बट उसमें आपका भी एक चैप्टर है, जी। वो स्टोरी को समराइज करें, वो क्या स्टोरी है आपकी? वो स्टोरी असल में उस बुक में ये कहा गया था कि आपने क्योंकि मुझे मेरा जब लिस्ट आई थी तो उसमें सेल्स का एक आया, तो सेल्स इज माय पैशन जैसे मेरे, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं सेल्स पे लिखूंगा।
उसमें आपने यंग जनरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस थे, आपने अपनी स्टोरी, टेलिंग स्टोरी, आर्ट ऑफ स्टोरी आपका, और आपकी पर्सनल स्टोरी जिसमें आपने कुछ चीज़ टर्न अराउंड की हो। जी जी। तो वो मेरी स्टोरी थी। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज थी, लेकिन एक स्टोरी मुझे जो मैं समझता हूँ कि वाकई में मैंने ना सिर्फ इंडस्ट्री को डोमिनेट कर दिया था, बल्कि मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें क्रैक डाउन की, स्टीरियोटाइप्स। और वो स्टोरी है कि हमारा एक, मतलब ज़ाहिर है क्लाइंट है, नाम तो नहीं ले सकते हम, तो एक रीजनल का एक क्लाइंट था, काफ़ी मतलब रिजिड सा था, उसकी पर्सनालिटी में काफ़ी यानी कि रूडनेस थी। और मेरे लिए टफ चीज़ ये थी कि वहाँ पे कभी हमने कोई ऑर्डर नहीं लिया था, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स ने लिया था। तो फिर मैंने किस तरीके से पूरी जर्नी है कि किस तरीके से उसको दोस्त बनाया, फिर दोस्त बना के उससे वो काम करवाए जो कोई करवा नहीं सकता था, नहीं करवा सकता। तो वो इट्स अबाउट, एंड देन उसमें फिर क्वेश्चंस है कि नेवर, वो कहते हैं ना कि क्विटर्स नेवर विन और विनर्स नेवर क्विट, वो वाली समझ लें कि इट्स उसमें फिर उसमें ये है कि एम्फसाइज किया है कि आर्ट ऑफ लिसनिंग जो है वो सेल्स में कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वो मैंने लिसनिंग वाले आर्ट को ही जो है ना वो रिवील किया है। अच्छा, पाकिस्तान में ज़्यादा सेल्समैन जो है मैंने देखा है कि उनके हाँ ये कॉन्सेप्ट है कि शायद ज़्यादा बोलने को सेलिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसिडर करते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है क्लाइंट इसलिए को। तो देखे ना, वो हमें नेचर बता रही है, खुदा ने हमें 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है, ज़बान दी है, ठीक है। तो उसका मतलब है कुदरत भी कहती है कि आपने सुनना चाहता है, फिर यहाँ ब्रेन में फिल्टर करना है और फिर आपने बोलना है। तो वो देखा जाए तो वही चीज़ सेल्स में भी है। और मैंने देखा ज़्यादा सेल्समैन वो कामयाब होते हैं जो लिसनिंग के ऊपर, क्योंकि क्लाइंट का ना ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है। हमारे माशरे में सुनने वाले कम है और जनरली थ्रू आउट द वर्ल्ड सुनने की सलाहियत लोगों में कम है। तो जब कोई आदमी सुनता है ना तो वो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है क्लाइंट के साथ। वो जब इमोशनल कनेक्शन कायम होता है ना, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है। ट्रू, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। देखिए कनेक्शन, अब हमारे यहाँ मैंने देखा अक्सर लोग कॉल करते ही पिच शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये नहीं पूछते कि वो बंदा कहाँ बैठा हुआ है अभी, क्या काम कर रहा है। मतलब मैं बड़े आराम से प्यार से उनको, मुझे पता है क्योंकि सेल्स में रिजेक्शन बड़ी डिसहार्टेड होती है, लेकिन बड़े आराम प्यार से मैं उनको समझाता हूँ कि यार पहले हाल चाल पूछो, ये पूछो कि इज द राइट टाइम टू टॉक, फिर देन यू स्टार्ट योर पिच और स्टार्ट व्हाटएवर थिंग्स। तो मैं उनको कहता हूँ कि अभी ज़ाहिर है आई एम इन अ मीटिंग, आप मुझे पहले व्हाट्सएप करें, आई विल गो थ्रू एंड देन लेट्स सी। अच्छा, वो व्हाट्सएप भी करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। अच्छा, सेल्स में क्या होता है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती, आपने सिर्फ एक टीजर देना होता है ताकि अगले का इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर आपने मुझे सारी वन टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है तो मैं तो मिलूंगा ही नहीं, फिर कहूँगा ठीक है अच्छा मुझे मिल गई है, लेट्स सी। तो जो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपको वो वाली बात है कि आपको कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ते हैं कि कनेक्शन बिल्डअप हो। और फिर जाहिर सी बात है, फिर मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे थे जब मैं बाहर था, तो वो मैं उस कंपनी को छोड़े हुए मुझे अरसा हो गया था, लेकिन मुझे कॉल करके अगर कुछ और भी उन्होंने परचेज करना होता था तो मुझसे मशवरा कर रहे होते थे, क्योंकि मेरा उनसे पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया था और एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया था, क्रेडिबिलिटी कि यार ये हमें कोई गलत एडवाइस कभी नहीं करेगा। तो दिस इज, क्योंकि हालांकि नॉर्मली सेल्स के लोग कहते हैं यार झूठ बोलना इज अ सेल्स, मैं कहता हूँ नहीं, इट्स नॉट। सेल्स इज अबाउट ऑनेस्टी, सेल्स इज अबाउट ट्रांसपेरेंट। अगर मैं इवन अपने कंपटीशन की भी कोई अच्छी बात होती थी तो मैं बताता था क्लाइंट को। जी। और मेरे ख्याल में जो सेल्स का प्रोसेस है वो सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं है, वो पर्सनल ब्रांडिंग का भी है। ब्रांडिंग क्योंकि प्रोडक्ट सेलिंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच आप अपने आप को मार्केट कर रहे होते हैं। मार्केट में आप अपना इंप्रेशन बिठा रहे हैं, आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि मैं कितना मुखलस हूँ, कितना ईमानदार हूँ, दोनों एंड पे, कंपनी के एंड पे भी और इधर क्लाइंट के एंड पे। और मेरे ख्याल में सेल्स में जो सबसे ज़्यादा चीज़ काउंट करती है वो सेलिंग जब क्लोज हो जाए ना, लोग समझते हैं सेल्स का प्रोसेस ख़त्म हो गया, उसके बाद तो शुरू होता है। उसके बाद असल तो मेन ट्रबल शूटिंग, हाँ, एक कस्टमर केयर। मतलब अब आपने एक चीज़ भेज दी और नॉर्मली सर्विस भी बेची है, अगर अब उसमें कल को कोई प्रॉब्लम आया तो सेल्स वाले बस उसके बाद छोड़ देते हैं अपने आप को। मैं क्या करता था, मैं छोड़ता नहीं था,
मैं क्लाइंट को फर्स्ट एस्केलेशन में या सेकंड एस्केलेशन में मैं अपना नंबर देता था हमेशा, हर उसमें कस्टमर सपोर्ट में, क्योंकि मैंने कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट को भी बनाया हुआ अपने हाथों से, उसके प्रोसेसेस बनाए हुए हैं। तो मैं इसलिए एस्केलेशन में हर जगह मेरा ईमेल, मेरा नंबर होता था, ताकि अगर कहीं चीज़ प्रॉब्लम आए तो फिर मैं उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करवा के सॉर्ट आउट करवाऊँ। और उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जहाँ भी जाएंगे क्लाइंट आपके साथ मूव करता जाता है। कंपनी बेशक आपने फाइंड आउट किया कि वो ऑनेस्ट नहीं है, गलती से गलत कंपनी के साथ ज्वाइनिंग हो गया, मगर चूंकि आप ब्रिज हैं बीच दरमियान में, फिल्टर भी है ना, तो अगर आप क्लाइंट को सर्विस अच्छी दे रहे हैं, आप जिधर जाएंगे क्लाइंट आपके साथ साथ होगा। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ एक कॉल भी आ रही है। तो अब हम मेरे ख्याल में कितने मिनट हो गए, माशाल्लाह 25 मिनट हो गए हैं, तो हम यूँ करते हैं कि क्लोज करते हैं हाँ, इसको क्लोज करते हैं और इस वादे के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड हम रिकॉर्ड करते हैं जल्दी उस किताब बुक के हवाले से। और उसको हम, अगर आपने बुक का शुरू में जिक्र किया था, तो बुक भी आपने कोई लिखी हुई? वो एक वही बुक है और एक और बुक है। वो कौन सी बुक है? वो है इट्स 28 कोर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उसमें भी एक चैप्टर मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। चलें, हम इंशाल्लाह फिर मुरीद भाई से इजाज़त लेते हैं और अगले एपिसोड में मुरीद भाई के साथ किताब के हवाले से जो ज़्यादा डिस्कशन है, वो भी बहुत मज़ेदार डिस्कशन है। आज की जो सेशन है, आप कह लीजिए मुलाकात का, जो लोग सेल्स ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं और जो लोग सेल्स के प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि सेल्स की ट्रेनिंग किस तरह से बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले में ज़्यादा टफ भी है, चैलेंजिंग भी है और बेनिफिशियल भी है। और ये आम मोटिवेशनल स्पीकिंग और आम जो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग है, इससे बहुत बढ़ के आगे कह लीजिए अलग इन सितारों से जहाँ और भी है। हाँ, तो ये सितारों से जहाँ और वाला भी ये जहाँ उससे अलग है। तो थैंक यू सो मच भाईजान, सर प्लेजर। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे और आप सबके इजाज़त से चाहेंगे और मैं अपना सूट भी पीऊँगा, बिल्कुल, तो इनको भी कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो आप दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।